Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYGC BK, that is bookkeeping and accountancy, and today we are going to start with chapter number 6, that is dissolution of partnership firm, which will ask in your exam for 10 marks. So ये आपको 10 मार्क्स के लिए आने वाला है और मैं आपको हमेशा बताता हूँ आप SP पढ़ो, OCM, इकोनॉमिक्स, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट या BK, सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज़ योर बेसिक्स। आपका बेसिक कंसेप्ट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा क्लियर होगा, उतना अच्छे से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट कर पाओगे। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को सम्स को सॉल्व करने से पहले हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कि ये होता क्या है। एंड इसके बाद में वी विल डिस्कस अबाउट रीज़न फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के रीज़न क्या है। बिजनेस अगर बंद हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, क्लोज डाउन हो रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम लोग सीखेंगे। इसके बाद में हम सीखने वाले अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या फ़र्क होता है वो हम लोग सीखने वाले हैं आज इस वीडियो में। देन इफ़ेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम सीखेंगे कि अगर फर्म अगर बंद हो रहा है, कंपनी बंद हो रही है, तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होता है अकाउंट के अंदर, क्या क्या करना पड़ता है हमको, कौन कौन से एंट्रीज पास करनी होती है। ऑल सच थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो टुडे। आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना होगा अगर बिज़नेस बंद हो रहा है तो। देन अकाउंटिंग प्रोसीजर। सो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, सिमिलर ही होता है बट एक दो चीज़ें चेंज होती है, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहला सिंपल डिसोल्यूशन होगा। सिंपल डिसोल्यूशन के बाद में आपको होगा डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। इंसॉल्वेंसी सिचुएशन का मतलब होता है जहाँ पे पार्टनर्स जो होंगे बिजनेस के, उनके पास बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए पैसा नहीं होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के पार्ट से। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में, दैट इज़ डिसोल्यूशन मीन्स टू वाइंड अप और टू क्लोज डाउन। टू वाइंड अप टू और टू क्लोज डाउन का मतलब होता है बिज़नेस का बंद होना। जब तक कि आप बिज़नेस चला रहे हो चलेगा, उसके बाद में जब बिज़नेस आपका बंद हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइंड अप होना, क्लोज डाउन होना। एक और एक वर्ड है दैट इज़ लिक्विडेशन होना। वेरी क्लियर। चलो आगे देखते हैं। व्हेन बिजनेस रिलेशन अमॉन्ग द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड, इट इज़ नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जितने भी बिजनेस के पार्टनर्स हैं, जो लोग बिजनेस मिलकर कर रहे हैं, वो लोग अगर सेपरेट हो जाते हैं, बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, तो वहाँ पे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब सारे पार्टनर्स अलग अलग हो जाते हैं। When one or more partners take decision to close the partnership firm, it is known as dissolution of partnership firm। जब सारे पार्टनर्स या फिर कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर मिलकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अभी हम लोग इस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो वहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। मतलब वहाँ पे बिज़नेस आपका ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, क्लोज डाउन हो जाएगा। वेरी क्लियर। चलो, व्हेन ऑल पार्टनर डिसाइड टू डिसकंटिन्यू फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, इट इज़ रिजल्ट्स इनटू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सारे पार्टनर्स मिलकर सोच रहे हैं कि अभी हम लोग इस बिज़नेस को डिसकंटिन्यू करते हैं, हम लोग इस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी प्रॉफिट नहीं हो रहा हो या फिर पार्टनर्स में आपस में डिस्प्यूट हो रहा हो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग अब बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, डिसकंटिन्यू करेंगे, तो डिसकंटिन्यू किया मतलब बिज़नेस बंद हो जाएगा, और बिज़नेस बंद होने का मतलब होता है वाइंड अप, क्लोज डाउन, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिज़ोल्व होना मतलब बंद होना, ख़त्म होना। वेरी क्लियर। चलो कंटिन्यू करते हैं इसी को। द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज रिफर्स टू एज पार्टनरशिप। जितने भी पार्टनर्स हैं उनका रिलेशन जो होगा साथ में अगर वो लोग काम कर रहे हैं, सो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। और वाइल ऑल द पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म। सारे मिलकर जब बिजनेस करते हैं तो वो बन जाता है फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब कंपनी, और पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स। जब कंपनी बंद हो जाती है तो सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप भी ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज कंपनी ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है, तो पार्टनरशिप तो 100% डिज़ोल्व होगा।
बट यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो रहा है मतलब 3 पार्टनर्स है, 3 में से एक पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, 2 पार्टनर्स बच गए, तो यहाँ पे बिजनेस आपका डिज़ोल्व नहीं होगा, रुकेगा नहीं, बंद नहीं होगा, क्योंकि 2 पार्टनर्स तो है ना बिजनेस में जो रन कर रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं। ओके, तो एक पार्टनरशिप डिज़ोल्व होने की वजह से फर्म डिज़ोल्व नहीं होता है, बट हाँ फर्म के डिज़ोल्व होने से, कंपनी के डिज़ोल्व होने से पार्टनरशिप जो होगा वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि 3 पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, 3 में से अगर एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है बट 2 तो है जो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, तो बिजनेस चलता रहेगा वहाँ पे। वेरी क्लियर। लेकिन अगर बिजनेस बंद होगा किसी रीज़न की वजह से, या गवर्नमेंट ने कोई बिजनेस को बोला कि आप नहीं कंटिन्यू कर सकते हो, ये इलीगल बिजनेस है, तो बिजनेस अगर बंद हो जाएगा तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगा। चलो, इन शॉर्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब पार्टनरशिप के ब्रेक होने की वजह से, यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ब्रेक होने की वजह से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं हो रहा है। ओके, नहीं हो रहा है, बट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के डिसॉल्व होने की वजह से मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है पार्टनरशिप, फर्म अगर बंद होगा तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो जाए, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका मीनिंग। तो मीनिंग में सबसे पहले आपको दिया हुआ है, इन लीगल टर्म डिसोल्यूशन हैज़ मल्टीपल मीनिंग, इसके अलग अलग मतलब होते हैं। सबसे पहला, अ वर्ड डिसोल्यूशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड डिसोल्यूटू, मीन्स अ डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का बंद होना। ओके, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। ओके, डिसोल्यूशन लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे आपका बिजनेस बंद हो रहा होता है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। 3 डेफिनेशन है, 2 या 3 है, देख लेते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 provides that the dissolution of the partnership between all the partners of firm is called as dissolution of firm। मतलब सारे पार्टनर डिसॉल्व हो गए तो अपना क्या होगा, यहाँ पे पार्टनरशिप जो होगा, जो आपका बिजनेस होगा वो भी, फर्म भी जो होगा वो आपका डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, इट इम्प्लाइज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स। मतलब डिसोल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स का रिलेशन है वो भी ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर आपका फर्म डिसॉल्व होगा तो। वेरी सिंपल। सेकेंड देख लेते हैं, द प्रोसेस, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एग्रीमेंट। जो आपने ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था या जो एग्रीमेंट आपने बनाया था उसका भी यहाँ पे एंड हो जाएगा डिसॉल्व होने की वजह से। ओके, चलो लास्ट देखते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंडिकेट्स, ये बताता है द डिसकंटिन्यूअंस फंक्शन एज अ फर्म। तो डिसॉल्व होना पार्टनरशिप फर्म का, इसका मतलब होता है डिसकंटिन्यू होना फर्म का रुक जाना, बंद हो जाना। ओके, तो ये था आपका डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग रीज़न। अगर डिसॉल्व हो रहा है पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस आपका अगर बंद हो रहा है तो उसके पीछे कौन कौन से रीज़न होते हैं, मतलब किस वजह से, किस रीज़न की वजह से आपका बिजनेस जो है वो डिसॉल्व होता है, बंद होता है, वाइंड अप होता है, लिक्विडेट होता है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहला रीज़न क्या दिया हुआ है, देखो, बाय वॉलेंट्री एक्ट ऑफ पार्टनर्स दिमसेल्व्स। वॉलेंट्री मतलब खुद से, अपनी मर्जी से वो लोग अगर पार्टनरशिप को बंद करना चाहते हैं तब आपका बिजनेस क्या होगा, डिसॉल्व होगा। देन व्हेन द पीरियड, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एक्सपायर्ड। तो कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चालू होता है। ऐसे एग्जांपल, दिवाली के टाइम पे किसी ने क्रैकर्स का बिजनेस 2 पार्टनर्स ने मिलकर अगर स्टार्ट किया, जैसे ही दिवाली ख़त्म हो जाएगा तो वो उनका पार्टनरशिप भी वो लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ओके, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए, पीरियड के लिए उन लोगों ने वो बिज़नेस स्टार्ट किया था। जैसे ही वो दिवाली का फेस्टिवल ख़त्म होता है वो लोग का पार्टनरशिप फॉर्म भी ख़त्म हो जाएगा। चलो थर्ड देखते हैं, पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर फॉर विच इट वॉज फॉर्म। जैसे अभी मैंने आपको बताया फेस्टिवल का, तो पर्टिकुलर पीरियड के लिए स्टार्ट हुआ था और जैसे ही वो वेंचर
जैसे ही वो टाइम ख़त्म हुआ, कंप्लीट हुआ, तो वैसे वो वेंचर जो आपने स्टार्ट किया था वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। फोर्थ रीज़न देखते हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन रिजल्ट्स इनटू डिसोल्यूशन। से एग्जांपल, बिजनेस में अगर 3 पार्टनर्स है, तीनों अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट होना, उनके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो लोग बिजनेस को चला पाए, तो ये केस में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर 3 पार्टनर्स में से 2 पार्टनर्स बिजनेस को छोड़कर जा रहे हैं, तो एक अकेला बचेगा। तो जब सिंगल पर्सन का बिजनेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। हमने इसको 11 में सीखा था, व्हेन वन पर्सन ओन, मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटी, दैट बिजनेस इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडिंग कंसर्न, नॉट पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो एक होगा अगर, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। ओके, चलो, इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन। कोई भी इलीगल बिजनेस करना या जो लॉ के अगेंस्ट हो, अनलॉफुल हो, वैसा बिजनेस करना, तो गवर्नमेंट ने अगर पकड़ लिया, गवर्नमेंट को पता चल गया, तो ऑटोमेटिकली आपका फर्म क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट एट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज। अगर कोई पार्टनर है, उसको बिजनेस छोड़ना है, सारे पार्टनर्स को, या कोई किसी 2 पार्टनर को या 1 पार्टनर को, तो एग्रीमेंट में लिखा होगा कि 3 पार्टनर्स होंगे तो ही बिजनेस होगा। कोई भी एक पार्टनर छोड़ेगा बिजनेस तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पार्टनरशिप जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 14 डेज़ का नोटिस देकर भी दूसरे पार्टनर्स को, जो बिजनेस में होंगे, तो दूसरे पार्टनर्स जो छोड़ के जा रहा है वो 14 डेज़ का नोटिस दे देगा और बोल देगा कि मैं 14 डेज़ के बाद में बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। फिर आपका है, इन एडिशन टू द अबो सर्कमस्टेंसेस, ऑनरेबल कोर्ट कैन ऑर्डर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन लीगल ग्राउंड्स। तो यहाँ पे आपको कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है कि ये बिज़नेस इलीगल है, या फिर कोई भी रीज़न होगा XYZ, तो वो रीज़न की वजह से कोर्ट आपको बोलेगा अगर कि ये बिज़नेस बंद होना चाहिए, तो वहाँ पे भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। वेरी क्लियर। तो ये थे रीज़न्स पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होने के। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और अभी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब बिजनेस, फर्म यानी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, और पार्टनरशिप मतलब जो पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं वो। तो 2 चीज़ है यहाँ पे, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। सबसे पहला आपको जो दिया हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे डिसोल्यूशन पार्टनरशिप दिया हुआ है, यहाँ पे फर्म दिया हुआ है। मीनिंग देखते हैं सबसे पहला पार्टनरशिप का। इट मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व होगा तो ज़रूरी नहीं है फर्म भी डिसॉल्व हो जाए। पहला चीज़, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म देखते हैं। इट इम्प्लाइज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर फर्म डिसॉल्व हुआ तो पार्टनरशिप 100% डिसॉल्व होगा। नेचर देखते हैं। द नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब यहाँ पे पार्टनर्स अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से वॉलंटरीली बिजनेस छोड़कर जाएंगे। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होगा, द नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स वॉलंटरी और कंपलसरी। मतलब वॉलंटरी मतलब यहाँ पे मिलकर भी पार्टनर्स अगर डिसॉल्व होंगे तो फर्म डिसॉल्व होगा, और यहाँ पे कंपलसरी क्या होगा, फर्म डिसॉल्व होगा। अगर पार्टनरशिप जा रहे हैं बिजनेस छोड़कर तो यहाँ पे फर्म आपका कंपलसरीली डिसॉल्व होगा कम्प्लीटली। चलो, कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द बिजनेस कंटिन्यूज, हाउएवर द पार्टनरशिप इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब पार्टनर्स अगर छोड़कर बिजनेस जा रहे हैं, तो से एग्जांपल 3 पार्टनर्स है, 2 छोड़कर जा रहे हैं, 1 बच रहा है, तो वो किसी और को बना सकता है ना पार्टनर अपने साथ में, तो फिर से पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा। मतलब फर्म चलता रहेगा, या 3 पार्टनर्स है, 1 छोड़ के जाएगा तो 2 लोग बचेंगे, तो 2 लोग तो कंटिन्यू कर सकते हैं बिजनेस को। तो ये केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टनरशिप जो है, फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे देखो द बिजनेस डिसकंटिन्यूस कम्प्लीटली। अगर फर्म बंद हुआ, फर्म डिसॉल्व हुआ, तो बिजनेस 100% डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब बिजनेस भी बंद हो जाएगा। रिक्वायरमेंट्स, इट रिक्वायर्स रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यहाँ पे अगर जब पार्टनरशिप कोई छोड़कर जा रहा है तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज जितना भी होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू मतलब उसका वैल्यू चेंज होगा, तो वापस से हम लोग अकाउंट बनाते हैं इसमें,
ओके, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, सो इट रिक्वायर्स रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ फॉर क्लोजर ऑफ द फर्म। यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, ये केस में रीवैल्यूएशन होता है और ये केस में रियलाइजेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। जब हम लोग सम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, इट डज़ नॉट रिक्वायर फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि कभी कभी पार्टनरशिप ब्रेक होने की वजह से दूसरे पार्टनर्स आके बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हैं और बिज़नेस कंटिन्यू हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे फाइनल क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यहाँ पे क्या होगा, इफ़ इट नेसेसिटाइट्स फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे आपका क्या होगा, नेसेसरी होगा, कंपलसरी होगा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे क्लोज होगा। वेरी क्लियर। अब आगे आते हैं कोर्ट ऑर्डर। सो अ कोर्ट ऑर्डर कैन नॉट डिसॉल्व अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है, जो 3 पार्टनर्स अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोर्ट ऐसा नहीं बोल सकता है कि आप लोग तीनों लोग पार्टनर साथ में मिलके बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ओके, नॉट अलाउड। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यहाँ क्या होगा, अ कोर्ट ऑर्डर कैन डिसॉल्व अ फर्म। कोर्ट का ऑर्डर अगर होगा तो बिजनेस पक्का बंद हो सकता है। वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको देख लेते हैं, आपको क्या दिया होगा, गिवन क्या होगा। सबसे पहला तो आपको बैलेंस शीट दिया होगा फर्म का क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट दिए होंगे हमेशा की तरह। ओके, आपको क्या प्रिपेयर करना है वो देखो। सबसे पहले आप प्रिपेयर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट, इसके बाद में आप प्रिपेयर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आप प्रिपेयर करोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर हमको क्वेश्चन में दिया होगा तो। फिर आपको प्रिपेयर करना होगा कैश बैंक अकाउंट, फिर लास्ट में हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर हमको क्वेश्चन में दिया होगा तो। वेरी सिंपल। तो ये हमारा होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसके बाद में हमको देखना है अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ टू बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग 2 हेड्स। बेसिकली यहाँ पे 2 मेजर पार्ट है इस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के। पहला जो है वो है आपका सिंपल डिसोल्यूशन। सिंपल डिसोल्यूशन मतलब आप सिंपल तरीके से बिजनेस बंद हो जाएगा। सेकेंड जो होगा ये होगा इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। इंसॉल्वेंसी सिचुएशन का मतलब होता है जहाँ पे पार्टनर्स के पास पैसा नहीं होगा बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए। अगर पैसा नहीं होगा तो बिज़नेस तो चलेगा नहीं, बिकॉज हमने क्या सीखा है, फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हर एक कंपनी के लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप फर्म के लिए भी फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनेंस नहीं होगा तो बिज़नेस नहीं चलेगा। वेरी सिंपल। सो यहाँ पे जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं वहाँ पे आपका बिज़नेस बंद होगा। तो वहाँ पे खाली जब हम लोग अकाउंट्स को क्लोज़ करेंगे वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होता है 1-2 जगह पे, अदरवाइज़ पूरा सम आपका जैसे आप सिंपल रेजोल्यूशन करोगे उसी तरीके से ये भी होगा, रेजोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला जो आपका टाइप होगा वो होगा सिंपल रेजोल्यूशन, जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद में होगा 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, जहाँ पे एक पार्टनर जो होगा उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो फर्म की लाइबिलिटी को पे कर पाए, तो वो केस में क्या होगा हम सीखेंगे। देन 2 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, 3 पार्टनर्स है, 3 में से 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। फिर उसके बाद में ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो ये केस में क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल डिसोल्यूशन। सो व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब उनके पास पैसा है बिजनेस को रन करने के लिए, एंड दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी रीज़न की वजह से, इट इज़ कॉल्ड सिंपल डिसोल्यूशन। मतलब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि सॉल्वेंट पार्टनर है। सॉल्वेंट मतलब उनके पास पैसा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं होने की वजह से बिजनेस बंद हो रहा है। ओके, इसको बोलते हैं सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अंडर सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक्स ऑफ अ फर्म। तो अगर सिंपल डिसोल्यूशन होगा तो हम कौन कौन से अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद में हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
फिर हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट्स अगर हमको क्वेश्चन में दिया होगा तो। ओके, यहाँ पे लिखा है इफ़ कैपिटल मेथड इज़ फिक्स्ड। सो जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में करते थे उसी तरीके से करेंगे। आगे पार्टनर्स लोन अकाउंट हमको प्रिपेयर करना होगा अगर क्वेश्चन में हमको बोला होगा तो। एंड लास्ट में हम लोग प्रिपेयर करेंगे कैश और बैंक अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे हमने देखो पार्टनरशिप जब आप डिज़ोल्व करोगे सिंपल रिजोल्यूशन में, तो आपका जो कैश बैंक अकाउंट दिया हुआ है, जनरली हम लोग फाइनल अकाउंट जब करते हैं तो वहाँ पे हमारा बैलेंस शीट टैली होता है, बट रिजोल्यूशन में हमारा कैश बैंक अकाउंट जो होगा वो टैली होगा। ओके, यहाँ पे हमको कैश बैंक अकाउंट को टैली करना है, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों अगर सेम आ रहा है सब कुछ सॉल्व करने के बाद में, इसका मतलब ये होगा कि आपका सम 100% करेक्ट होगा। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इसका मीनिंग। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जहाँ पे पार्टनर के पास पैसा नहीं है, वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फर्म को चला सके, फर्म के एक्सपेंसेस को कंटिन्यू कर सके, फर्म के एक्सपेंसेस को पे कर सके। ओके, तो जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो फिर वो केस में क्या होता है देखो। इन केस ऑफ वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, द रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर्स है, विल पे द बैलेंस अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। मतलब यहाँ पे 3 पार्टनर अगर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, मैं अगर लेता हूँ, सी बैंकक्रप्ट हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो इसका जितना भी रिमेनिंग अमाउंट होगा, रिमेनिंग मनी जो भी होगा इसका, ओके, रिमेनिंग अमाउंट जो भी होगा पे करने का जो बाकी होगा, वो कौन पे करने वाला है? वो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों मिलकर आपस में ये अमाउंट को पे करेंगे। ओके, वेरी सिंपल। चलो इसको पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। 3 पार्टनर्स है, 3 में से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब उसके पास पैसा नहीं है फर्म के लाइबिलिटीज़ को, एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, तो वो तो पे नहीं कर सकता है, तो कौन पे करेगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, जो 2 पार्टनर्स बचे हुए होंगे, वो तो सॉल्वेंट होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? तीसरे पार्टनर का जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, जो बैंकक्रप्ट हो चुका है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसका अमाउंट वो दोनों पार्टनर्स मिलकर पे करेंगे। इसको बोलते हैं व्हेन वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। दूसरा क्या होगा? 2 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। मान लो 3 पार्टनर्स है, 3 में से 2 पार्टनर्स बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, अब उनके पास पैसा नहीं है, बट जो एक पार्टनर बचा हुआ है वो सॉल्वेंट है, तो अब दोनों पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होगा वो कौन पे करेगा? जो सॉल्वेंट होगा वो पे करेगा। ओके, अब ये केस में हम अगर देखेंगे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो मिस्टर सी एंड मिस्टर बी ये दोनों ही बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, तो बचा कौन? मिस्टर ए। तो इन दोनों का जो भी पैसा होगा वो कौन पे करेगा? मिस्टर ए पे करेगा। ओके, इसको बोलते हैं कौन सा केस? जब 2 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो। ठीक है, चलो इसको भी एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। इन केस ऑफ 2 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, द रिमेनिंग पार्टनर विल पे द बैलेंस अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स। तो जो दोनों पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं उनका पैसा कौन पे करेगा? जो बचा हुआ पार्टनर है वो पे करेगा। इसके आगे आपको आएगा ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पे हमको अकाउंट्स बनाने के टाइम पे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, बहुत सिंपल चेंजेस होते हैं, तो जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट ले लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सो इन केस ऑफ ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, वी हैव टू प्रिपेयर सेपरेट लाइबिलिटी अकाउंट्स एंड 1 डेफिशिएंसी अकाउंट्स। बस आपको इतना याद रखना है। इसका जो मेन कंसेप्ट है, जब हम लोग सम करेंगे, 2 सम दिया हुआ है इसके ऊपर आपकी बुक में फ्रॉम अनसॉल्व, तो मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत माइनर सा चेंजेस होता है। ठीक है, चलो, सो आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गए होंगे। ओके, जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो वहाँ पे अभी तक के मैंने आपको क्या बताया था कि आपका कैश बैंक अकाउंट टैली होगा, लेकिन जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी एक्स्ट्रा अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है वो अकाउंट क्या होना चाहिए? टैली। ओके, डेफिशिएंसी अकाउंट मस्ट टैली इन केस ऑफ ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। चलो आगे बढ़ेंगे।
अब देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जो अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। सो इसको किस तरीके से हमको बनाना है वो देखते हैं। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब होता है सेल करना, टू सेल, बेचना। इसका मतलब होता है बेचना, सेल कर देना। रियलाइजेशन का मतलब होता है बेचना। वेरी क्लियर। चलो, वाइल प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट ऑल सन्ड्री असेट्स एंड ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ आर ट्रांसफर्ड। तो जो भी हमको बैलेंस शीट में दिया होगा वो सारी चीज़ों को हम लोग रियलाइजेशन में लिखना होगा। मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट बताता हूँ। ये आपका मान लो कि रियलाइजेशन अकाउंट है। ओके, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। अब आपको जो भी लाइबिलिटी साइड दिया होगा, आपको बैलेंस शीट दिया होगा क्वेश्चन में, तो जो लाइबिलिटी साइड होगा वो आप यहाँ लिखोगे, इस तरफ लिखोगे। ओके, और जो भी एसेट साइड होगा वो आप इस तरफ लिखोगे। ओके, अभी देखो, जब बिज़नेस बंद होगा तो सिंपल सी बात है कि आपको सारा एसेट्स बेचोगे आप, तो आपके पास पैसा आएगा। तो वो जो पैसा आपके पास आएगा, उस पैसे से आपको लाइबिलिटीज़, जो कर्जे होंगे, वो आपको पे करना होगा, बिकॉज फर्म तो बंद हो रहा है। बंद हो रहा है तो एसेट्स भी आपका होगा और जो लाइबिलिटीज़ होगी वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो जितने भी एसेट्स होंगे वो हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इस साइड में हम सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे हम सारे लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। डन। अब जब हम लोग एसेट्स को बेचेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ बेचेंगे, यहाँ पे रियलाइज़ होगा, और जब लाइबिलिटी हम पे करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब क्रॉस हो जाएगा। ओके, जब हम सम को सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत इजी मेथड लगने वाला है। ये बहुत सिंपल, जो ये चैप्टर जो है आपका, ये बहुत सिंपल चैप्टर है। ओके, आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस निकालना नहीं है, आप आराम से इजीली इसके सारे सम्स को कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसको पहले हटा देता हूँ यहाँ से सारी चीज़ों को। चलो, सो वाइल प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट ऑल सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ आर ट्रांसफर्ड। सारी चीज़ हम लोग लिख देते हैं, मैंने अभी आपको बताया कैसा लिखना है। रियलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू कैश। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एसेट्स को बेचना, और बेचोगे तो कैश आएगा। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल द एसेट्स आर सोल्ड टू रेज कैश। सारे एसेट्स को हम बेच देंगे, किसके लिए? कैश लाने के लिए। एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म आर पेड। जब आपके पास कैश आएगा, आप एसेट्स को क्या करने वाले हो? बेचने वाले हो, तो आपके पास कैश आएगा। जब कैश आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारे लाइबिलिटीज़ को पे करना पड़ेगा। डन। चलो आगे देखते हैं। असेट रियलाइज आर क्रेडिटेड एंड लाइबिलिटीज सेटल्ड आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। तो मैंने अभी आपको बताया, जब आप रियलाइज़ करोगे तो आप एसेट को किस साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड में, मतलब इस साइड में जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था ऐसे एक्स बनेगा। डेबिट का चीज़ कहाँ जाने वाला है? क्रेडिट में, और जो क्रेडिट का चीज़ है वो कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो देखो, असेट्स आर रियलाइज क्रेडिट एंड लाइबिलिटीज सेटल्ड आर डेबिटेड। तो लाइबिलिटीज़ यहाँ पे क्रेडिट में था तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा, और एसेट यहाँ पे डेबिट में था तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। वेरी सिंपल। चलो ये हटा देता हूँ पहले। ओके, तो ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ दिस अकाउंट इज़ टू शो द गेन, दैट इज़ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज़ देयरफॉर अ नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि एसेट्स को बेचने के बाद में आपको, आपके फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं? नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन। तो सारी चीज़ जो इनकम हो रही है वो डेबिट साइड, जो लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, सॉरी, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। सो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स। ओके, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जनरली करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होगा। द अकाउंट इज़ क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द गेन, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा, और लॉस ऑन रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स, देखो, अगर आपको सम के अंदर करंट अकाउंट दिया होगा तो आप रियलाइजेशन का जो अमाउंट होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा, वो आप करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, और करंट अकाउंट का पैसा अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे? आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। ओके, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
डन। तो आपको जब हम लोग सम को सॉल्व करेंगे तो हम लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ समझ में आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। द डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज़ लॉस एंड क्रेडिट बैलेंस इज़ प्रॉफिट। अगर हमको डेबिट साइड में बैलेंस मिलता है तो वो लॉस होगा, रियलाइजेशन लॉस होगा, और अगर क्रेडिट साइड में मिलता है हमको बैलेंस तो हमारा प्रॉफिट होगा। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। सो कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट शुड बी शोन ऑन क्रेडिट साइड और डेबिट साइड टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो आप पार्टनर्स का जो भी पैसा आपको दिया होगा क्वेश्चन में, लाइबिलिटी साइड में दिया होगा पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट, या फिर असेट साइड में दिया होगा, तो जहाँ पे भी दिया होगा वो पैसा आपको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, चलो कैसे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके या फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑल्सो ट्रांसफर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉसेस। मतलब यहाँ पे आपको रिजर्व अकाउंट दिया होगा क्वेश्चन में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, या पार्टनर्स कैपिटल दिया होगा, तो आप सिंपल सा वो पैसे को पार्टनर्स कैपिटल में जाके ट्रांसफ़र करोगे। आगे, आफ्टर मेकिंग ऑल दी एडजस्टमेंट द बैलेंस रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स और ड्यू फ्रॉम पार्टनर्स। तो हमको पार्टनर से ये मालूम पड़ जाएगा अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद में कि पार्टनर्स को पैसा मिलने वाला है या पार्टनर्स को पैसा पे करना पड़ेगा फर्म को। डन। तो ये चीज़ हमको क्लियर हो जाएगी जब हम लोग अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तब। द अकाउंट आर क्लोज आफ्टर दी पार्टनर्स रिसीव कैश और पे कैश। अकाउंट कब क्लोज होगा, या तो पार्टनर्स को कैश मिलेगा यानी रिसीव होगा, या फिर उनको पे करना पड़ेगा, पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपन व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड इज गिवन। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको करंट अकाउंट दिया हुआ है तो जो भी कैपिटल अमाउंट होगा वो आप जाके डायरेक्टली कहाँ पे लिखते हो, पार्टनर्स कैपिटल में लिख देते हो। ओके, उसके बाद में जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा होता है वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, करंट अकाउंट में। मतलब यहाँ पे करंट अकाउंट के अमाउंट में चेंजेस होगा, पार्टनर्स कैपिटल के अमाउंट में चेंजेस नहीं होगा। इसके लिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड, जहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल जो होगा वो फिक्स्ड होगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। जो भी चेंजेस होगा वो कहाँ होगा, वो होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सिंपल, डेबिट साइड भी होगा और क्रेडिट साइड भी होगा। एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब भी हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे, तो जो भी ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ पे होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा। इसका मतलब ये कि इन केस पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया हुआ है तो वहाँ का अमाउंट आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे क्लोज करने के बाद में। अब आते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज़ नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बट इट इज़ पेड ऑफ थ्रू आ सेपरेट अकाउंट आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल दी अमाउंट्स ओ टू आउटसाइडर्स, दैट इज़ थर्ड पार्टी ऑफ द फर्म। इसका मतलब ये होता है कि इन केस अगर आपको सम के अंदर मान लो किसी पार्टनर का लोन अकाउंट भी दिया हुआ है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करोगे, और उस अकाउंट के से एग्जांपल दो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीन पार्टनर्स दिए हुए, आपको मिस्टर सी का लोन अकाउंट दिया हुआ है तो आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा मिस्टर सी का, और वहाँ पे उसके क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आपको जो भी अमाउंट दिया होगा वो लिखना होगा। डन। चलो आगे देखते हैं। हावेवर डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डायरेक्टली। तो डायरेक्टली आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, उसके अकाउंट में जाके वो पैसा जो भी अमाउंट दिया होगा आपको क्वेश्चन में वो आपको लिखना होगा। डन। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर आता है हमारा कैश बैंक अकाउंट। ओके, तो कैश बैंक अकाउंट इज़ ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म। सिंपल सा अकाउंट बनेगा। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बैंक अकाउंट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एसेट साइड शुड बी शोन ऑन कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमको कैश बैंक हमेशा कहाँ देगा, एसेट साइड में देगा। तो वो एसेट साइड का जो भी अमाउंट होगा वो उठा के हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो भी अमाउंट हमको क्वेश्चन में दिया होगा वो अमाउंट वहाँ पे हम लोग लिखेंगे। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग
all the amounts to cash or bank, the balance of this account must be equal to the amount due to the partners. तो जितना भी पैसा आप ट्रांसफ़र करोगे वो आपको दिखेगा बैलेंस अकाउंट में. ओके, सो जो पैसा बचेगा कैश अकाउंट में मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर्स. तो वो किसका पैसा होगा? पार्टनर्स का. मतलब वो अकाउंट जब आप क्लोज करोगे तो उसका भी अमाउंट आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाले हो? कैश बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे. वेरी क्लियर. चलो आगे. ऑल कैश रिसिप्ट्स इन प्रोसेस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन इज डेबिटेड एंड ऑल पेमेंट्स मेड बाय द फर्म आर क्रेडिटेड टू कैश बैंक अकाउंट. मतलब जो कैश बैंक अकाउंट बनेगा तो डेबिट साइड में जो बैलेंस दिखेगा वो हमारा पैसा है और क्रेडिट साइड में जो दिखेगा वो पैसा होगा जो पे करना होगा. ओके, डन. अब यहाँ पे देखो, और एक चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखना है, कैश बैंक अकाउंट में ये आपका यहाँ पे टैली होगा. ओके, ये आपका टैली होना चाहिए. चलो आगे देखते हैं. स्टेप्स टू सॉल्व सम्स. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बेसिक्स. आपको कैसे सम को सॉल्व करना है. तो सम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक मैंने कोड बनाया आपके लिए, दैट इज़ R&M. ये तो हम लोग हमेशा करते हैं. रीडिंग एंड मार्किंग ये तो आपको करना ही है, फाइनल अकाउंट में भी मैंने आपको बताया है. तो रीडिंग एंड मार्किंग वाला पार्ट तो हो गई. उसके बाद में हमारा मेन पार्ट है P सेल C. इसका मतलब होता है पार्टनर्स सेल कंपनी. पार्टनर्स ने P फॉर पार्टनर्स, SELL यानी सेल बेचा, C मतलब कंपनी. तो पार्टनर सेल कंपनी आपको याद रखना है, P सेल C. ये कोड आपको याद रखना है. P से क्या आएगा? पोस्टिंग. पहला स्टेप तो आपका हो गया रीडिंग एंड मार्किंग. उसके बाद में P सेकेंड स्टेप है आपका P फॉर पोस्टिंग. उसके बाद में थर्ड स्टेप है आपका सेल ऑफ असेट्स और टेकन ओवर बाय पार्टनर. S से क्या आएगा? सेल ऑफ असेट्स. सो असेट्स आप बेचोगे या फिर पार्टनर्स लेके जाएंगे, तो दोनों केस में क्या होगा अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं. इसके बाद में आपका स्टेप नंबर 4 जो है वो है आपका ई से क्या आएगा? आपका एक्सपेंस पेमेंट, एक्सपेंस रियलाइजेशन भी आप बोल सकते हो इसको. ओके, तो ई से क्या आएगा? एक्सपेंस पेमेंट. फिर स्टेप नंबर 5 पे आ जाओ आप. ये आपका है एल. फर्स्ट एल आपको दिया हुआ है, दैट इज़ लाइबिलिटी पेमेंट बाय कैश और बाय पार्टनर. तो लाइबिलिटी जब आप पे करोगे तो आप कैश के थ्रू पे करोगे या फिर कोई पार्टनर बोलेगा कि मैं पे करता हूँ तो वो पे करेगा. ओके, दोनों ही केस में क्या एंट्री पास होती है हम लोग आगे देखने वाले हैं. फिर सेकेंड एल आपका जो दिया हुआ है दैट इज़ लोन्स ऑफ पार्टनर्स पेड, लोन पेमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं. तो यहाँ पे पार्टनर्स का अगर अकाउंट दिया होगा तो ही ये एंट्री पास होती है, अदरवाइज ये स्टेप हम लोग स्किप करते हैं. फिर आपका लास्ट सी दिया हुआ है. सी से क्या होगा? सी का मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को क्लोज करना. वेरी क्लियर. चलो, तो यहाँ तक कि हमारा फिनिश हो गया. अब आगे देखते हैं हम लोग. स्टेप टू सॉल्व सम. तो ये सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, रीडिंग एंड मार्किंग हो गया. पोस्टिंग करेंगे. अब पोस्टिंग करने के टाइम पे हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है वो आप लोग देखो अभी ध्यान से. ऑल असेट्स एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट कैश बैंक बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड RDD. तो जो भी हमको असेट साइड में दिया होगा सारे असेट्स को हम लोग कहाँ लिखने वाले? रियलाइजेशन में लिखेंगे. बट कौन कौन सी चीज़ छोड़ेंगे? कैश बैंक जाएगा कैश बैंक अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और RDD जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में. डन. तो RDD का क्या केस होता है वो हम लोग जब सम को सॉल्व करेंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. तो अभी एंट्री क्या होगी देखो असेट्स की. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स. असेट्स रियलाइजेशन हो रहा है ना, बेच रहे. तो रियलाइज बेचते तो हमारा जनरली एंट्री क्या होगी? आप कोई भी चीज़ बेचोगे तो आपके पास कैश आएगा, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट. से एग्जाम्पल फर्नीचर बेच दिया तो टू फर्नीचर, फर्नीचर गया है ना हमारे पास से, तो टू फर्नीचर. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर यही होता है. लेकिन यहाँ पे हम लोग बैंक की जगह पे क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे. ये आपको याद रखना है. ओके, से एग्जांपल आपने मशीनरी बेचा, तो मशीनरी बेचोगे तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, राइट, टू मशीनरी अकाउंट. तो लेकिन यहाँ पे हम लोग बैंक ना लिखते हुए क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट. वेरी क्लियर. चलो, तो इस तरीके से आपको करना है. मैं यहाँ पे पहले इसको हटा दूँ.
जस्ट 1 सेकेंड। डन। चलो, तो ये एंट्री समझ में आ गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। इसके बाद में अगर पार्टनर्स, यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में या फिर पार्टनर्स करंट में जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी आपकी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस होता है एक्चुअली में, आपको प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में देगा या फिर लाइबिलिटी साइड में देगा। अगर असेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस देता है तो वो आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, और अगर लाइबिलिटी साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो अमाउंट आप कहाँ पे लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल के या फिर पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। डन। चलो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PSR। अब आता है ऑल लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू। सारी लाइबिलिटी बुक वैल्यू मतलब आपका बैलेंस शीट वैल्यू, एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल तो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स लोन अकाउंट जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा अगर एसेट साइड में देगा तो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, लाइबिलिटी साइड में देगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, और जनरल रिजर्व जो होगा वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं लाइबिलिटी साइड में। तो आप देखो, आप कोई भी लाइबिलिटी पे करोगे तो पैसा जाएगा आपके पास से, तो पर्टिकुलर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, तो हम लोग बैंक की जगह पे क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया सिंपल बुक वैल्यू पे। इसके बाद में आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। ये आपकी जनरल एंट्री होगी। इसके बाद में तो जनरल रिजर्व्स होगा आपका, रिजर्व फंड आपको बोलेगा, तो वो अमाउंट आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे। तो उसका भी एंट्री क्या बनेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली हमको इसको पास करना होगा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा सेल ऑफ असेट्स और टेकन ओवर बाय पार्टनर। दो केस होगा, आप जब असेट्स को बेचोगे तो आप बेचोगे तो कैश आएगा आपके पास, वेरी सिंपल। कोई भी असेट्स को आप बेचोगे तो कैश आएगा। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है, वो जो असेट्स होगा वो पार्टनर्स लेके चला जाता है। ओके, मतलब आप उसको बेच नहीं रहे हो, पार्टनर लेके चले जा रहे हैं बिजनेस से। तो इन केस ऑफ सेल ऑफ असेट्स फॉर कैश, अगर कैश के लिए आप बेच रहे हो असेट्स को तो एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। ठीक है, क्या एंट्री होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जाओगे, वहाँ लिख दोगे बाय कैश बैंक, वेरी सिंपल। उसके बाद में इन केस ऑफ असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर पार्टनर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे कैश बैंक की जगह पे पार्टनर्स का नाम आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन तो सेम है बट कैश के लिए बेचेंगे तो कैश आएगा, और पार्टनर लेके जा रहे तो कैश तो नहीं आ रहा है, तो उस पार्टनर का नाम लिख देंगे, जिसने भी असेट्स लेके गया होगा उस पार्टनर का नाम, आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसका नाम। चलो, एक्सपेंस रियलाइजेशन, एक्सपेंस पेमेंट आ गया अभी हमारा स्टेप नंबर 3 बेसिकली। तो उसमें क्या होगा, देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस का बहुत ही सिंपल सा एंट्री होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, क्योंकि आप एक्सपेंस पे करोगे ना, पे करोगे तो पैसा जाएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो पैसा जा रहा है, इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। इसके बाद में आएगा लाइबिलिटी पेमेंट बाय कैश और बाय पार्टनर। तो लाइबिलिटी पे करोगे तो कैश जाता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो गोज आउट हो रहा है, पैसा जा रहा है यहाँ पे। तो लाइबिलिटीज पेड बाय कैश, कैश के थ्रू पे करोगे तो होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा रहा है तो कैश बैंक अकाउंट। और अगर यहाँ पे इन केस ऑफ लाइबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, पार्टनर्स पे कर रहे तो कैश तो नहीं जा रहा है आपका, तो रियलाइजेशन अकाउंट वैसे ही रहेगा, टू क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट, मतलब जो भी पार्टनर्स होंगे उसका नाम वहाँ पे हम लोग लिख देंगे। चलो, लोन ऑफ पार्टनर्स पेड, सिंपल सी बात है, पे कर रहे हो आप तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा। क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, ओके, लास्ट स्टेप हमारा क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला क्लोज करेंगे रियलाइजेशन को,
तो रियलाइजेशन के हमको बैलेंस मिलेगा, तो रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा या फिर रियलाइजेशन लॉस होगा, जो भी होगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन का जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अच्छा, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो क्या होगा, लॉस के केस में होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उल्टा हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोज पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर दिया होगा तो क्लोज करेंगे, नहीं दिया होगा तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल को ही क्लोज करेंगे और अमाउंट को सीधा भेजेंगे कहाँ पे, कैश बैंक में। तो अगर क्लोज करेंगे हम लोग पार्टनर्स करंट को तो उसका बैलेंस कहाँ जाएगा, ट्रांसफ़र बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ट्रांसफ़र बैलेंस टू कैश बैंक अकाउंट में। डन। चलो यहाँ पे आप देखोगे तो क्लोज कैश बैंक अकाउंट एंड इट मस्ट बी टैली। तो यहाँ पे आप जब कैश बैंक अकाउंट को क्लोज करोगे तो यहाँ पे ये टैली होना चाहिए, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपका सम 100% करेक्ट होगा। डन। तो ये था आपका बेसिक पार्ट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कोई भी चीज़ समझाने के टाइम पे कुछ गलत वर्ड निकला होगा, मतलब बोलते बोलते, तो आपको कुछ डाउट होगा उस वजह से, तो आप पूछ सकते हो मुझसे, या कोई भी दूसरा डाउट होगा आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2-3 बार अगर देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद में हम लोग सम्स को स्टार्ट करेंगे, तो सम स्टार्ट हो जाएगा हमारा, तो आपको ऑटोमेटिकली सारा बेसिक्स पार्ट जो आपने पढ़ा होगा तो वो भी क्लियर होता रहेगा ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, so I hope you understood the entire discussion. If you have any doubt, anything, you can ask me in comment section. We'll meet in next lecture. Till then, bye all, take care.